नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे किसानों की उन्नति के लिए, उनके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी एक ऐसी ही अहम योजना पर हम आपको जानकारी देंगे, आपको जागरूक करेंगे, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन योजना। क्या है ये योजना, कब इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से आपको इससे लाभ मिल सकता है, जानेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं योजना के सार से। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 ऐसे हैं जिन्हें आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। देश के करीब 58.6% हिस्से में छोटे या बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। 4 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा हिस्से में बाढ़ और नदियों के कटाव का अंदेशा रहता है, जबकि 7,516 किलोमीटर पर फैले समुद्री तटों में 5,700 किलोमीटर पर चक्रवात और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा 68% खेती की जमीन सूखा संभावित है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन आना आम बात है। ये ऐसी आपदाएं हैं जिनसे बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान होता है। इनका असर भी लंबे समय तक बना रहता है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है। 17 मार्च 2022 को शुरू की गई ये योजना पंचायतों और स्थानीय ग्रामीण निकायों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिरोध की संस्कृति को विकसित करेगी और पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी आपदा के लिए तैयार करने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि जन भागीदारी के बिना प्राकृतिक आपदाओं से निपटना या उनके असर को कम करना मुश्किल नहीं है। इसलिए पंचायती राज का ये कदम जन भागीदारी के सिद्धांतों पर काम कर रहा है। इसके तहत हर भारतीय गांव और हर पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। इन योजनाओं को संबंधित पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP, खंड विकास योजना BDP और जिला विकास योजना यानी DDP में शामिल करके मुख्यधारा में लाया जाएगा। आपदाओं का खतरा घटाना, इनसे निपटने की तैयारी करना, आपात स्थिति में फौरन सक्रिय होना, सामान्य जीवन की बहाली और पुनर्निर्माण इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह इस योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन के मामले में गेम चेंजर बता रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायतों के संपूर्ण विकास के लिए जब भी मास्टर प्लान तैयार किया जाए तो उसमें आपदा प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाए। दरअसल कोरोना महामारी ने देश को काफी कुछ सिखाया है, इसलिए एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया है और आपदाओं का मिलजुल कर सामना करने की प्रेरणा दी है। महामारी के प्रबंधन और उसके असर को कम करने में पंचायतों ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। इस बात की सराहना खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन योजना को पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन तैयार करने के लिए बनाया गया है। काम सही तरीके से हो, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जोड़ा गया है, ताकि एक व्यवहारिक रूपरेखा तैयार की जा सके। ये योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 से मिलती जुलती भी है। 2015 में 3 वैश्विक समझौते किए गए थे। पहला था आपदा जोखिमों को घटाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, दूसरा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और तीसरा जलवायु परिवर्तन समझौता और आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। ये एजेंडा आपदा में संभलने की क्षमता निर्माण की मिलजुल कर रूपरेखा तैयार करता है। आपदा प्रबंधन योजना इन समझौतों के भी अनुरूप है। तो जान लिया ना आपने योजना का सार। अभी आप इससे लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। योजना का सार आपने जाना, आपदा प्रबंधन योजना आखिर है क्या, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। अब इसके अहम बिंदु जानना भी तो बहुत जरूरी है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन आपदा का सही तरीके से मुकाबला करने के लिए हर गांव की जरूरतों की पहचान और प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और फिर उन्हीं के हिसाब से आपदा प्रबंधन योजना बनानी होगी। इसी तरह से स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों और असुरक्षित समूहों को शामिल करके सहभागी नजरिए के साथ ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है। गांव वालों की सर्वसम्मति से आपदा प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई जा सकती है और इसमें सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल भी किया जा सकता है। बता दें आपको कि गांव विशेष के लिए ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए 15 चरणों से गुजरना होगा। बता दें, पहले चरण में ग्राम पंचायत में मौजूद सरकारी अभिलेखों और दूसरे माध्यमों से गांव में आई आपदाओं के इतिहास और पृष्ठभूमि का पता लगाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में गांव का सर्वेक्षण करके ऐसी समस्याओं की पहचान की जाएगी जिनका निदान बेहद जरूरी है। वहीं समिति का गठन तीसरे चरण में होना है और ये काम सभी गांव वालों के साथ आयोजित बैठक में होगा। ये समिति दी गई समय सीमा के अंदर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना यानी कि बीडीएमपी तैयार करेगी। वहीं आपको बता दें कि अगले चरण में वीडीएमपी के उद्देश्यों और विकास साधनों को साझा किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण स्तर के संस्थानों, कार्यकर्ताओं और आपदा जोखिम घटाने के लिए उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। वहीं गांव में अनेक सामाजिक कारकों को दर्शाता एक मानचित्र भी बनाया जाएगा। संकट, जोखिम और असुरक्षा का भी मानचित्र तैयार किया जाएगा। आपसी सलाह और मशवरे से आपदा शमन जरूरतों की पहचान की जाएगी। गांव में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं की भी पहचान की जाएगी और उनकी स्थिति का मानचित्र भी तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 10वें चरण में जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मॉक ड्रिल की योजना भी बनाई जाएगी। वहीं इसके अगले चरण की बात करें तो इसमें आपदा केंद्रित तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यों की योजना बनाई जाएगी। वहीं प्रतिक्रिया के लिए दलों का गठन भी किया जाएगा जिसमें स्वयं सेवक भी शामिल होंगे। वहीं बता दें आपको कि योजना पर आने वाले खर्च के स्रोतों की पहचान 12वें चरण में होगी। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि 13वें चरण में ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार होगा। कोई जरूरी जानकारी हो तो उसे साझा किया जाएगा। वहीं 15वें और आखिरी चरण में समय समय पर योजना की तैयारी, ट्रेनिंग और निरीक्षण करते रहना होगा। प्रतिक्रिया दलों में महिलाओं और दूसरे वर्गों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि संभावित आपदा के दौरान ये दल शुरुआती चेतावनी देगा, प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा। साथ ही राहत और निकासी आश्रय का इंतजाम भी करेगा। लोगों के स्वास्थ्य, साफ सफाई और जल आपूर्ति का ध्यान भी रखेगा और वहीं गांव में जागरूकता पैदा करने का काम भी करेगा। बता दें आपको कि पंचायती राज प्रणाली हमारे देश में स्थानीय शासन की अनूठी प्रणाली है और इसे बाकायदा संवैधानिक दर्जा भी हासिल है। संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और साथ ही साथ उन्हें लागू करने की इजाजत देता है। अपने भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में पंचायतों की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लक्ष्य को हासिल करने की होती है। हमारी सरकार का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित कराने में पंचायतें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। इससे उम्मीद जगी है कि आगे आने वाले समय में ये आपदा प्रबंधन में भी कारगर रहेंगी।
तो देखा आपने कि किस तरह इस योजना का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। लेकिन अभी इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, उनके जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं आपदा प्रबंधन योजना के बारे में। योजना का सार आपने जाना, इसका लेखा जोखा आपने जाना, लेकिन अब बारी आती है हमारे विशेषज्ञ का रुख करने की। उनसे भी तो जाने ये योजना कब शुरू की गई और क्या इसके पीछे का उद्देश्य रहा। तो फिर आइए रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन योजना पर। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जिनको दूर करने के लिए या फिर कहें कि सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ आलोक प्रेम नागर जी उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये संयुक्त सचिव हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कब इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा। धन्यवाद अदिति। पंचायतें हमारी सरकार का एक आयाम है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है, जैसा कि 73rd अमेंडमेंट में बड़ा क्लियरली बताया गया है। और 11वीं अधिसूची में कोई 29 इस प्रकार के विषय होते हैं जो कि पंचायत का कार्यक्षेत्र होना चाहिए। उसमें सभी तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें एजुकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हेल्थ, सैनिटेशन, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हर प्रकार का पहलू होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हमारे मंत्रालय का निरंतर ये प्रयास रहता है कि पंचायतों को जो उनकी शक्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रदत्त की जाएं। और डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी फैसिलिटीज़ को अफेक्ट करती है। जो भी अमेनिटीज़ होती हैं लोगों के पास, चाहे वो रास्ते होते हैं, चाहे उनका जीवन होता है, चाहे बिजली होती है, तो एक तरह से वो पूरा जो डिज़ास्टर से रिलेटेड सर्विसेज देने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो या बहुत ज़्यादा उनसे पीड़ा ना हो, तो वो पंचायत का इस प्रकार से एक तरह से दायित्व बनता है। तो इस योजना के द्वारा अभी आपको कोविड होकर चुका है, ये सारा पैंडेमिक, और ये बड़ी रोचक सी बात उस वक्त सामने आई कि जब आपका लॉकडाउन था, जब कहीं डिपार्टमेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे, जब सड़कें नहीं चल रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ पंचायत थी जो वहाँ पर बैठी हुई थी। तो पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वार्ड मेंबर होते हैं, चाहे सरपंच होते हैं, सब लोगों ने अपने स्तरों पे आइसोलेशन सेंटर्स बनवाए। जब उन्होंने जो स्कूल के बिल्डिंग्स थे उसमें उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकें, बेड्स लगा सकें, खाना वहाँ पे बन सके, लोगों को आइसोलेट किया जा सके जो खासकर बाहर से आ रहे थे। एक समय था जब मेरे को ख्याल है आंकड़े 31,000 जैसे आइसोलेशन सेंटर, बाद में उससे भी अधिक हो गए होंगे, बट एट वन टाइम 31,000 आइसोलेशन सेंटर्स कोई 20 राज्यों में इस प्रकार से चल रहे थे पंचायतों में, जो बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक थे, क्योंकि सब जगह स्कूलों में बड़े बड़े हॉल नहीं होते। तो लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया था, जिसके लिए न सिर्फ वो पंचायतें बल्कि हम सब उनके ऋणी थे। और तब ये देखने में आया कि जब बाकी सारी चीज़ों का अभाव हो जी, तो ये वो लोग हैं जिनका कि ये मैंडेट भी है, जो वहाँ पर मौजूद भी हैं, जो पब्लिक में इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं कि उनके कहने से 4 लोग अपने औकात से ज़्यादा ही काम कर जाएं।
तो फिर उस समय ये नीड फील की गई। उसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग में ये बात बताई गई, ये बात बड़ी क्लियरली उसमें आई कि आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें कि पंचायतों का पूरा रोल होना चाहिए। उनके द्वारा न सिर्फ प्लान्स तय होनी चाहिए बल्कि उनके द्वारा जो उसका कार्यान्वयन होना है उन प्लान्स का, उसका संचालन भी होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए उनके पास संसाधन होने चाहिए जी। संसाधन या तो वित्त आयोग से हों या फिर नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। तो ये हमारे लिए एक ट्रिगर बना कि इस प्रकार की एक योजना की तैयारी की जाए जिसमें कि पंचायतों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप अपने खुद के इलाके के एक आपदा प्रबंधन योजना के बारे में सोचें। तो तब इसकी ये शुरुआत हुई और उसके बाद हम लोगों ने बड़े सारे कंसल्टेशंस करके राज्यों से, इनफैक्ट एनडीएमए इसका बड़ा एक्टिव इसमें रोल रहा क्योंकि उनके द्वारा ये प्लान वेट नहीं होनी थी। तो फिर ये कोई इसमें विशेषज्ञता वाली कोई बात ही नहीं आती, तो उनका भी इसमें बड़ा योगदान रहा और ये सब करने के बाद हम इस फ्रेमवर्क को बनाने में सक्षम हो पाए हैं। बिल्कुल, तो एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हम कहें कि ग्रामीण स्तर पर ही यहाँ पर जितनी भी आपदाएं आती हैं उनसे डटकर मुकाबला किया जा सके, जितना नुकसान होता है उससे बचा जा सके। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायतों को यहाँ पर कार्य पर यहाँ पर कहा गया है कि आप इस योजना के तहत इस तरह से क्रियान्वयन कर सकते हैं, तो किसी तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी मुहैया करवाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत, क्योंकि आपदा से लड़ने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ट्रेनिंग ही हमारा एक योजना एकमात्र जो होती है पंचायत राज मंत्रालय की, वो होती है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें कि सभी चयनित प्रतिनिधियों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, सबको, और उसके साथ पंचायत फंक्शनरीज को ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न आयामों पर। तो वो एक तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हो गया, उससे पहले ट्रेनिंग इन लोगों को चाहिए होगी कि ये जो आपने आपदा प्रबंधन की अपनी जो योजना बनानी है लोकल, ये आप कैसे बनाएं, क्योंकि उसमें भी जो प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो कि नॉर्मली आप जिनके लिए ट्रेंड हो या आपने जीपीडीपी वाली ट्रेनिंग में अपने प्राप्त किए हों। तो पहला प्रशिक्षण ये होगा कि अपने आप के लिए या अपनी पंचायत के लिए आप किस प्रकार से इस प्रकार की योजना तैयार करें। और जो ये फ्रेमवर्क है उसमें वो प्रश्न दिए गए हैं जो उन्होंने पूछने हैं, लेकिन उसके उत्तर के लिए जो कंटेंट चाहिए, तो पहली ट्रेनिंग तो वो होगी। उसके बाद स्टेट, आपको पता है एसडीएमए होती है, फिर डीडीएमए होती है, तो इन लोगों का तो ये मैंडेट रहता ही है। तो इस फ्रेमवर्क में ये भी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं कि किस प्रकार से स्टेट और डिज़ास्टर, जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो ये जो ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक पंचायत स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे जो योजनाएं तैयार होंगी, उनको कैसे कोलेट करें। कोलेट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सारों को बस जोड़ दें, है ना, इधर x y z है तो आप x + y + z करके उसे जिले का बना दें। इसकी आवश्यकता भी नहीं है और ऐसे संसाधन भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी को शेल्टर चाहिए कोई हाई ग्राउंड पे जहाँ पे लोग डिज़ास्टर के समय शरण ले सकें और तब तक रह सकें वहाँ तक जब तक कि ऑल क्लियर नहीं हो जाता, तो ये बात फिर आपको ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे बताई जाएगी कि यहाँ पर हो सकता है आपके सिर्फ पंचायत के लिए नहीं, तो हम इस क्लस्टर ऑफ पंचायत के लिए एक इस प्रकार की एसेट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इस पे डिपेंड करेगा कि आपको एडवांस वार्निंग कितनी देर की है। तो आजकल बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, आपको पहले से मालूम रहता है, आपकी मोबिलिटी बेहतर होती है, सड़कें पहले से अच्छी हैं, तो लोग वहाँ पर पहुँच सकें। तो ये एक रैशनलाइजेशन करनी होगी। हाँ, लेकिन जो मेन इसका थ्रस्ट है वो ये है कि प्लानिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो ग्राम पंचायत स्तर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मुख्य भूमिका है वो हमारी ग्राम पंचायत की ही रहेगी। तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण की भी बहुत ज़रूरत है और अच्छी योजना बनाने की बहुत ज़रूरत है, तभी तो आगे चलकर अच्छी तरह से इस दिशा में कार्य किए जा सकेंगे। सर, अब हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आपने कहा कि ग्राम पंचायत लेवल पर यहाँ पर काम होगा, अलग अलग ग्राम पंचायत मिलकर एक इसमें जुड़ भी सकते हैं, ज़िले के स्तर पर भी यहाँ पर कार्य किया जा सकता है, ज़िला लेवल पे भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। अब आपसे जानना चाहेंगे क्रियान्वयन होगा कैसे, इसके क्या अलग अलग चरण रहेंगे?
जैसे आपने पहला बिंदु तो यही बताया कि ग्राम पंचायत की योजना सबसे पहला कदम होगा, उसके पश्चात क्या क्या यहाँ पर योजनाएं बनाई जा सकेंगी या क्या मुख्य कदम उठाए जा सकेंगे? योजना के 2 भाग हैं जो आमतौर पे कोई भी समझ सकता है। एक तो वो हैं जिनके लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है जी। वो है कि आपको उससे भी पहले एक हो जाती है कि जो आपकी रोज़ जो आप पंचायत में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, आप कोई भवन बना रहे हैं, आप कोई मरम्मत का कार्य कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से ऐसी तकनीक से बना सकें या ऐसे डिज़ाइन का बना सकें जिससे कि आपका डिजास्टर रिस्क में भी मिटिगेशन हो। जी। मतलब जो आपदा से होने वाले नुकसान होते हैं वो ही अगर कम हो, तो है ना? इसी सोच के साथ जी। हर छोटे कार्य को यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। मामूली सी बात, जैसे बिल्डिंग है तो उसमें आपने अर्थक्वेक के लिए एक बीच में बैंड प्रोवाइड कर जी, दिया जी। किसी हाइट पे, तो अपने आप आपकी वो वेव आइसोलेट हो जाएगी। तो ये चीज़ अपने डिज़ाइन, तो एक प्रशिक्षण का पक्ष तो ये था जो आपने पहले पूछा जी, था कि आपके जो स्ट्रक्चर्स बने वो इस प्रकार से बने कि वो रोधी हों इस प्रकार के नुकसान के लिए। फिर आपने वो चीज़ें तय करनी हैं जो कि जिनमें आपके पैसा नहीं लगता, कि क्या आपका हाई ग्राउंड कहाँ पर है या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रिलेटिवली या बाकी सब की तुलना में जिन पे एकदम से उतना असर नहीं पड़ता है, जहाँ पे कुछ लोगों को या फिर वृद्धों को, बच्चों को तुरंत वहाँ पर इस तरह से लोकेट किया जा सकता है। आपके पास कौन सी सड़कें हैं जो आपकी चलती रहती हैं लास्ट तक और कौन सी नहीं हैं, ताकि आपकी कनेक्टिविटी इंश्योर है। जैसे हमने पहले बात की कि कोई मॉक ड्रिल होती है, उसमें लोगों को पता रहना चाहिए किधर से किस किस ने क्या क्या जाना है जी। और किस किस की क्या भूमिका है। सो दीज आर, ये इस प्रकार के रोल हैं जो कि बड़ी आसानी से असाइन किए जा सकते हैं। उसमें बस इतना ही भर जरूरी है कि अगर मैं हूँ फलाने जगह पे पंचायत सहायक हूँ या मैं कोई वॉलंटियर हूँ, तो मेरा काम है ये जो मेरे 5 क्षेत्र में मेरे गांव पड़ते हैं या घर पड़ते हैं, तो मैंने इन घरों को सबसे पहले इनके लोगों के उठा के इनके बच्चों को या फलानी तरह से मैंने इनको वहाँ पर पहुँचाना है। फिर किसी को मालूम हो या बाकी सबको भी पता हो कि जो फर्स्ट एड का सामान है वो हमारा कहाँ कहाँ अवेलेबल रहता है, जहाँ पे ये तो वही चीज़ें हो गई कि जो जिनमें आपको कोई संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाए जाएं, तो ये किस तरह से उन तक पहुँचाए जाएंगे? बहुत हद तक तो ये जब हमारा 14वां वित्त आयोग शुरू हुआ था तो तब पहली बार ऐसा हुआ कि जो डेवोल्यूशन फंड यानी कि पूरा हमारा डिविजिबल पूल का 42% पहली बार सीधे पंचायतों को जाने लग गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि वो फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा स्टेट को और 15 दिन के अंदर स्टेट द्वारा पंचायतों को सीधे सीधे जाने होते हैं। लेकिन ये फंड सिर्फ डिजास्टर के लिए नहीं है, ये फंड्स उन 29 विषयों के लिए हैं जिनका कि पंचायत के ऊपर दायित्व होता है, जो उसे निभाने हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का बहुत अहम रोल हो जाएगा कि वो डिजास्टर के लिए भी अलग से फंड्स रखें, रिसोर्सेस रखें, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, हम पहले से तैयार रह सकें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये योजना है। आपदा कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना है और इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की यहाँ पर शुरुआत भी की गई है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत की बहुत अहम भूमिका है, ऐसे में किसी तरह के कोई रोजगार के अवसर भी क्या उत्पन्न हो सकते हैं कभी? रोजगार के अवसर में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, जैसे जब कोई एसेट्स आपने इस प्रकार की क्रिएट करनी है, जो बनाने हैं, तो उसमें कोई अगर आपको कोई विशेषज्ञ कोई ऐसे चाहिए जिनके स्किल्स की ज़रूरत है या ऐसे राजमिस्त्रियों की आवश्यकता है जो इस प्रकार की बिल्डिंग्स बना पाएँ, या आपने रास्तों को एम्बैंकमेंट देना है जिससे कि वो बह ना जाएं बाढ़ के साथ आके, तो उसमें कोई विशेषज्ञ टेक्निक हो तो वहां तक तो होगा। जी, तो किसी निर्माण में हम यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं और लोगों को फायदा यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। अंतिम सवाल सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, इस योजना से किस तरह का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा, इस पर क्या आपकी राय रहेगी? तो बहुत हद तक डिजास्टर में जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको बताएंगे कि शुरुआत के जो वक्त होता है ना, उसमें आप कितना कुछ कर पाते हैं। बहुत हद तक वहीं से आपका जो स्क्रिप्ट होता है वो सारा लेड आउट होता है ना। तो जब हमारी मिटिगेशन प्लान अच्छी है, जब हमने
स्ट्रक्चर्स या जो अपनी रास्ते या अपनी तैयारी या बिल्डिंग्स इस प्रकार की बनाई है कि इससे नुकसान ही कम हो जी, तो वो वेल बिगन हो गया, हाफ डन वाली बात ना। बिल्कुल, अगर शुरुआत अच्छी है तो जी बिल्कुल हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं किसी भी आपदा का। तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है, आप इसके बारे में आज जागरूक हुए हैं। अब आप भी अपने स्तर पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जितनी भी आपदाएं हैं उनका डटकर मुकाबला करने के लिए अपने आप को, अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां इस योजना के संदर्भ में सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने आपदा प्रबंधन योजना के बारे में जाना, इसे करीब से समझा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस योजना के प्रति जरूर जागरूक हुए होंगे और निश्चित तौर पर इसे सफल बनाने के लिए हर पुरजोर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो सारे माध्यम आपने जान लिए जिनके जरिए आप अपने सवाल या फिर सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। एक अहम जानकारी और पहुंचा दें आप तक कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। क्या करना होगा आपको? टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। How do you really feel